वेलकम बैक वंस अगेन बच्चा पार्टी आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पर पाठशाला आपकी पाठशाला और मैं परेश सक्सेना आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं आज की क्लास में। और आज की हमारी क्लास है मैटर इन अ सराउंडिंग्स लेक्चर सेकंड। देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने स्टडी किया था तो हमने पढ़ा था उसमें कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मैटर क्या होता है और हम लोग किस तरीके से मैटर को बदल सकते हैं। तो आज भी हमको वैसे ही थोड़ा डिटेल में आगे स्टडी करना है। चैप्टर आपका बहुत आसान है और इस वीडियो में आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आसान तरीके से सीखने के लिए मिलेंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न आ रहा होगा और यही क्वेश्चन आज हमको पूरी वीडियो में डिस्कस करना है। और हमारा क्वेश्चन क्या है? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या एक मैटर अपनी स्टेट बदल सकता है? तो देखिए, जो लोगों ने पहली जो वीडियो थी उससे स्टडी किया है तो उनको तो इसका आंसर पता होगा, लेकिन वो लोग जो आज पहली बार पढ़ रहे हैं मुझसे, वो इसका आंसर और इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, इसका आंसर बिल्कुल सही है और आपने बिल्कुल सही पहचाना कि हाँ, एक मैटर अपनी स्टेट बदल सकता है। तो चलिए अब हमको यही सीखना है कि मैटर की स्टेट कैसे बदल जाती है, कि एक सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैस में कैसे, और गैस लिक्विड में वापस कैसे, और लिक्विड फिर से सॉलिड कैसे बन जाता है। यही आज हमको पढ़ना है। एक मैटर अपनी जब स्टेट बदलता है तो उसके पीछे के कारण दो हो सकते हैं, रीजंस दो हो सकते हैं। पहला रीज़न मैटर की स्टेट बदलने का तो टेम्परेचर हो सकता है, दूसरा उसका रीज़न प्रेशर हो सकता है। अब समझिए पहले टेम्परेचर से। हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल से समझा था आइस के। आज चलिए वहीं से शुरू करते हैं। मान के चलिए आपके पास एक बर्फ़ का टुकड़ा है, आपके पास एक आइस क्यूब है। आपने उस आइस क्यूब को पिघलाना शुरू किया, मेल्ट करना शुरू किया, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, एक पॉइंट के बाद वो आइस क्यूब पिघलना शुरू हो गया और वो जो सॉलिड फॉर्म में था वो धीरे धीरे लिक्विड में आ गया। वो आइस क्यूब वाटर बन गया। तो देखिए बच्चों, यही हमको अभी समझना है। सबसे पहली हेडिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर की सॉलिड टू लिक्विड, कि किस तरीके से जब टेम्परेचर बदलता है तो सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, हर एक ऑब्जेक्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर सकते हैं, इवन इफ हम लोग लोहे की भी बात कर सकते हैं। हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लें और अगर हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें, टेम्परेचर मीन्स हम उसको हीट करना शुरू कर दें, तो हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसका एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, अब ये समझते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है हर एक ऑब्जेक्ट का कोई ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट तक अगर हम उसको हीट करते हैं या उस पॉइंट से ज़्यादा उसको हीट करते हैं तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और अगर हम उसी सॉलिड को, आइस क्यूब का जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर हम उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट तक हीट कर दें या उससे ज़्यादा उसको हीट कर दें तो वो फिर लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये पॉइंट चल रहा होगा कि कोई भी मैटर अपनी स्टेट बदल कैसे लेता है, मतलब अगर कि वो सॉलिड है तो सॉलिड ही क्यों नहीं रहता, वो लिक्विड कैसे बन जाता है। तो अब देखिए, इसका भी एक आंसर है और बहुत ही बेहतरीन आंसर है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल से। मान के चलिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट खेलते हुए आपने बॉल को धीमे से मारा, तो इस समय बॉल बाउंड्री के बाहर नहीं गई क्योंकि बॉल के पास उतना फोर्स नहीं था, उतनी एनर्जी नहीं थी। लेकिन अगर दूसरे ही शॉट पर आपने उसको इतनी तेज हिट किया कि वो बॉल बाउंड्री के बाहर चली गई, तो इट मीन्स कि बॉल के पास वो फोर्स था, वो एनर्जी थी जिससे कि वो बाउंड्री के बाहर जा सकी। बिल्कुल यही सेम सीन हमारे मैटर के मॉलिक्यूल्स के साथ होता है।
जब कभी भी हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब जब काइनेटिक एनर्जी आती है वो मॉलिक्यूल्स चारों तरफ इधर उधर जाने लग जाते हैं, पूरे के पूरे बिखरने लग जाते हैं बहुत ही फोर्स से। और वो फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो मॉलिक्यूल्स उस सरफेस के बाहर जाने लग जाते हैं, यानी कि वो सॉलिड की उस सरफेस से बाहर जाने लग जाते हैं और वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, कि इस तरीके से हर एक सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो चलिए बच्चों, अब इसी से हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा हमारा पॉइंट है लिक्विड टू गैस, कि लिक्विड से गैस में कैसे बदला जा सकता है। चलिए समझिए। अब जब बच्चों हम लोगों ने उस आइस क्यूब को पिघला करके वाटर बना दिया, अभी भी हमने उसका टेम्परेचर राइज करा, अभी भी हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब जब वो लिक्विड की जो फॉर्म थी, टेम्परेचर के धीरे धीरे बढ़ने से उसके अंदर एनर्जी और बढ़ती रहेगी। हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल्स की एनर्जी के ऊपर ही हर एक चीज़ डिपेंडेंट है। सॉलिड से वो लिक्विड बन गए क्योंकि उनको एनर्जी मिली, उनके बीच का जो स्पेस था वो बढ़ने लगा। हमने पढ़ा था इंटर पार्टिकल स्पेस। अब जब वहाँ पर हमने अभी भी उसको और इंक्रीज करना शुरू किया टेम्परेचर को, तो जो पानी था वो बॉयल होना शुरू हुआ। और जब वो पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँच गया, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस पर, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया, तो अब उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो वेपर बनने लगे, वो गैस में कन्वर्ट होने लगे। सो दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। जब कभी भी सॉलिड से लिक्विड बनता है तो हम मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। जब कभी भी लिक्विड से गैस बनता है तो हम बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमने एक पूरी चेन पढ़ी। अब मैं आपको एक नई बात बताने वाला हूँ कि हमने सॉलिड से लिक्विड तो नॉर्मल चीज़ है, लिक्विड टू गैस नॉर्मल चीज़ है। अब हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एक मैटर सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बीच में लिक्विड की फॉर्म में पहुँचेगा ही नहीं। ऐसा जो प्रोसेस है इसका एक बड़ा ही अलग नाम है जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। नाउ व्हाट इज सब्लिमेशन? इसकी भी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, समझिए। सब्लिमेशन का मतलब होता है whenever a solid matter changes directly into its gaseous state, कि जब कभी भी एक सॉलिड जो मैटर होता है वो अपनी सीधे गैसियस फॉर्म में पहुंच जाता है, गैस की फॉर्म में पहुंच जाता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। तो चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए ज़रा आप। अब बच्चा पार्टी, एग्जाम्पल इसका बड़ा ही आसान। अब आप अपने घर में ही खुद देख लीजिए। आपने अपना रेफ्रिजरेटर खोला, आपने अपनी फ्रिज को ओपन किया। अब फ्रिज को जो आप खोलोगे, आज ही अपने घर में देख लेना आप कि उसका जो फ्रीज़र वाला पॉइंट है ना ऊपर, जिसमें बर्फ़ जमती है, आप जब उसको खोलोगे तो आप देखना उसमें से गैस निकल रही होगी, हल्का हल्का सा धुआं उठ रहा होगा। अब वहाँ पर जो बर्फ़ है चारों तरफ ऊपर, वो बर्फ़ पानी में तो नहीं बदल रही, या फिर वहाँ पर कोई उनको हीट तो नहीं दे रहा है, टेम्परेचर थोड़ी नहीं इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन उसमें आपने क्या देखा, फिर भी उधर पे वहाँ पर वो सारी की सारी जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे वेपर में चेंज हो रही है। तो बच्चों, इसी चीज़ को बोला जाता है सब्लिमेशन। आई होप आपको सब्लिमेशन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था लिक्विड से गैस कैसे बनती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि गैस से वापस चलते हैं अब सॉलिड की तरफ। पहले गैस से लिक्विड बनाएंगे, फिर लिक्विड से हम सॉलिड बनाएंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं गैस टू लिक्विड। अब जब गैस टू लिक्विड की बात करी जाती है तो इसमें टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है। जब कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पानी खौलना शुरू हो जाता है, खौल करके वो वेपर में बदल जाता है। अब वही जो वेपर था, वही जो हमारे पास गैस थी, अगर हम उसका टेम्परेचर कम करना शुरू कर दें, टेम्परेचर कम का मतलब क्या होता है कि हम उसको सर्द करना शुरू कर दें, और इसी चीज़ को बोला जाता है कंडेंसेशन। और जैसे जैसे वो गैसियस जो फॉर्म है, वो पानी का जो वेपर है, वो जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे वो धीरे धीरे लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन।
अब नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें कि हम अब जब लिक्विड में वापस आ गए तो लिक्विड से सॉलिड बना दो। अरे ये तो बहुत ही आसान है भैया। हम लोग कैसे बना देंगे कि अब हमारे पास पानी आ गया, पानी को ले जाके फ्रिज में रख दो, बन गया कि नहीं बन गया। इट इज़ वेरी इजी है कि जब कभी भी लिक्विड को उसके फ्रीजिंग पॉइंट पर ले जाया जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट पर उसको फ्रीज किया जाता है, तो धीरे धीरे वो लिक्विड उसकी सॉलिड फॉर्म में पहुंच जाता है। तो अब ये पूरी की पूरी चेन कंप्लीट हो गई है बच्चों हमारी चेंज इन टेम्परेचर को लेकर के। अब आपके सामने टेबल आ रही है इसकी पूरी, आप टेबल देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, पॉज करके समझ लीजिए। ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको भी बताई हैं। अब बच्चों हमारे सामने पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर के बाद चेंज इन प्रेशर, कि प्रेशर के बदलने पर मैटर की स्टेट कैसे चेंज हो जाती है। तो देखिए बच्चों कि जब कभी भी प्रेशर किसी चीज़ पे इंक्रीज़ किया जाता है, भाई दबाव किसी पर इंक्रीज़ करोगे तो सीधी बात है भैया वो बदल ही जाएगा। जब हम किसी भी चीज़ पर ज़्यादा जोर डालते हैं तो उस वजह से उसकी मैटर की फॉर्म चेंज हो ही जाती है, चाहे वो कोई भी फॉर्म का मैटर हो। तो इस बात को समझ लीजिए कि चेंज इन प्रेशर में हम लोग जब प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो मैटर की स्टेट बदलती है। तो बच्चों उन दिनों एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उनके दिमाग में एक पॉइंट आया कि भैया ये मॉलिक्यूल्स इधर उधर जा तो रहे हैं, लेकिन किस तरीके से इधर उधर जा रहे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है। अब जब उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करी, खोजबीन करी, तो उन्होंने क्या पाया कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक रैंडम मोशन में ट्रैवल करते हैं, एक जिगजैग मोशन में ट्रैवल करते हैं, माने कि उनका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता है, कोई फिक्स्ड ऐसे लाइन नहीं होती है कि उसी पर सारे मॉलिक्यूल्स हमारे घूमेंगे। मॉलिक्यूल्स कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं, और जब कभी भी उन्हीं मॉलिक्यूल्स में जाकर के कोई दूसरे पार्टिकल के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है। मान के चलिए हवा का हम एग्जाम्पल लेते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स अपने अलग हैं। अब मान के चलिए वहाँ पर नीचे से ज़मीन पर से 10 पार्टिकल्स ऊपर उड़ करके आए। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि 10 पार्टिकल सीधे स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाते हैं, वो चारों तरफ बिखर जाते हैं। तो ये इसीलिए होता है बेटा क्योंकि एयर के अंदर ऑलरेडी उस एयर में एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और जब एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो उन जगहों पर हमारे 10 पार्टिकल्स तो नहीं जा सकते। 10 पार्टिकल्स कहाँ जा सकते हैं कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस, कि 10 पार्टिकल्स उन्हीं में तो जाएंगे। और जब वो उन जगहों पे जाते हैं, पहली बात तो एयर के मॉलिक्यूल्स पहले से ही चारों तरफ घूम रहे होते हैं, काइनेटिक मोशन होता है। फिर उसमें मॉलिक्यूल्स 10 पार्टिकल्स के पहुंच जाते हैं, तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स भी 10 पार्टिकल के मॉलिक्यूल्स भी, इसीलिए वो इधर उधर बिखरने स्टार्ट हो जाते हैं। सो रॉबर्ट ब्राउन ने इसी चीज़ को हमें समझाया कि ये जो मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का, चाहे वो एयर के मॉलिक्यूल्स हों या 10 पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स हों, वो हमेशा इधर उधर एक रैंडम मोशन में घूमते हैं, उनका खुद का कोई एक फिक्स्ड रास्ता नहीं होता है। तो बेटा इसी मोशन को बोला जाता है ब्राउनियन मोशन। अब आपके सामने इसकी डेफिनेशन आ रही होगी कि द जिगजैग और द रैंडम पाथ ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। बच्चा पार्टी, आई होप आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही होगी, आपको सारे टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे जो मैं समझा रहा हूँ। और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ ही हमारे टॉपिक रह गए हैं, कुछ हमको इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखने हैं, जैसे हमने लास्ट अपने वीडियो में सीखे थे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट, वैसे हमको इसमें सीखने हैं। अब हमारे सामने 3 अलग अलग पॉइंट आएंगे बेटा। सबसे पहला पॉइंट है हमारा लेटेंट हीट का। ना व्हाट इज़ लेटेंट हीट? बच्चों ये बड़ा आसान, लेटेंट हीट का मतलब होता है वो हीट का अमाउंट जिस अमाउंट पर हम किसी भी एक मैटर की फॉर्म को बदल सकते हैं, स्टेट को बदल सकते हैं।
इट मीन्स दैट कि वो हीट का अमाउंट जिससे हम किसी भी एक सॉलिड बॉडी को लिक्विड में बदल सकते हैं या लिक्विड बॉडी को हम लोग गैसियस फॉर्म में बदल सकते हैं। सो लेटेंट हीट हम इस पूरे को बोलते हैं। लेकिन जब कभी भी कोई भी एक सॉलिड बॉडी वो लिक्विड में चेंज होती है तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न भी कहा जाता है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की डेफिनेशन से उसको पढ़ते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब होता है कि कितनी हमको हीट की ज़रूरत है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है ना। वेपोराइजेशन आप वर्ड से समझ पा रहे होंगे। वेपर, वेपर मीन्स हम गैस बदल रहे हैं, गैस में उसको बदल रहे हैं। जितने अमाउंट ऑफ हीट हमको चाहिए 1 kg लिक्विड को गैस में बदलने के लिए बच्चों, उसी को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। है ना आसान? तो देखिए, अब मेरे ख्याल से आपको ये तीनों क्लियर हो गए होंगे और बहुत अच्छी तरह हो गए होंगे। अब आपके सामने बच्चा पार्टी एक टेबल आ रही है जिसमें सारी ऐसा यूनिट्स लिखी हुई हैं। ये आपके चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप प्लीज़ इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको इन सारी ऐसा यूनिट्स को स्टडी कर लीजिए। ये आपके पेपर में आने वाली हैं। नाउ अब हम लोग अपनी लेक्चर को एंड करते हैं। बस जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन है उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। और ये आप यकीन मानिए बच्चों, ये आपके स्कूल्स का फेवरेट क्वेश्चन है। ये ज़रूर आता ही आता है आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चन क्या है कि जो वाटर वेपर होता है वो हमको गर्म पानी से ज़्यादा क्यों नुकसान पहुंचाता है, जबकि गर्म पानी गर्म है और जो भाप निकल रही है उसी पानी से जो वाटर वेपर निकल रहा है वो हमको ज़्यादा नुकसान क्यों पहुंचाता है। बेटा इसका आंसर बहुत ही आसान है। कभी भी इसको लेकर के आप डिफ़िकल्टी महसूस मत करना। देखिए समझिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सारा का सारा खेल किसका है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का। कि मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होती है, हमने पढ़ा है पूरे चैप्टर में गैस के अंदर। गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा तेज़ी से इधर उधर भाग रहे होते हैं। इसीलिए जब हम उस गर्म भाप को ऊपर हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ जल्दी जल जाता है, वजह पानी के, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स उतनी तेज़ी से नहीं भाग रहे होते हैं जितनी तेज़ी से गैस के भाग रहे होते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए, एक वाटर वेपर जो होगा वो ज़्यादा हमको चोट पहुंचाएगा गर्म पानी के कंपैरिजन में। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा और आप इस आंसर को कभी भी गलत नहीं करेंगे। सो बच्चा पार्टी, अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है आपसे। अब हमारी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ बेल आइकन टैप कर दीजिए ताकि आपको आगे के सारे चैप्टर्स पढ़ने को मिलते रहे। और प्लीज़ 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 स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर योर टाइम।